नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 11 नवंबर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है 7 देशों के एनएसए, ईरान, रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना और पाकिस्तान देखते रह गए हैं। जी, इन सारे देशों ने कल दिल्ली में जमकर दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। आतंक सफाई का बना मास्टर प्लान, 8 देशों की मीटिंग से बनाया चाइना। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ताइवान के मुद्दे पे फिर से भिड़ते नजर आ रहा है अमेरिका। बड़ी अपडेट, जवाब में ताइवान के पास शुरू किया सैन्य अभ्यास। जी हां, दरअसल चाइना ने फिर से शुरू किया है सैन्य अभ्यास, अमेरिका ने दी धमकी। तीसरी चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, तिब्बत निकल रहा है चीन के हाथ से। जी हां, दरअसल जापान, अमेरिका, भारत की तिकड़ी तीनों जगहों पे दलाई लामा ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर दलाई लामा की क्या है तिब्बत वाली रणनीति, तो एक एक करके बताएंगे। जहाँ पे अमेरिकी अखबार में मोदी सरकार की जमकर हुई तारीफ, ये हम आपको बताएंगे। एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ कस रहे हैं सिकंजा। यूपी में अपराधी जिहादी छोड़ देंगे 22 के बाद यूपी। एक एक करके आपको जानना जरूरी है। समुद्री टकराव कांड, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। ईरान ने जब्त किया वियतनाम के तेल टैंकर को आजाद। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम आपको बताएंगे भारतवंशियों का जो अमेरिका में डंका बज रहा है ना, कैसे बाइडेन प्रशासन में जमकर भारतवंशी शामिल हो रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देशों को दिखाया आईना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित देशों को आईना दिखाया। ये सच है कि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में सर्वाधिक विकसित प्राणी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि समय के साथ साथ प्राकृतिक संगमानों की भूमिका बदलती गई। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खास करके, अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो देश या दुनिया नहीं रहेगा, इसी को लेकर दुनिया को जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई है। वर्ष 1972 में पहली बार विश्व पर्यावरण सम्मेलन में भारत ने अपनी ओर से चिंता जताई थी, और वही चीज़ें आज भी देखने को मिली हैं, जिसमें साफ साफ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के देशों को चेताया है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, G7 के एनएसएस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। अफगानिस्तान संकट, आतंक पर दिखाई एकजुटता। डोभाल बोले, पड़ोसी देश और अफगान संकट का ज़्यादा असर है। दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मीटिंग हुई है। इसमें ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए भी शामिल हुए हैं। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। मीटिंग के बाद सभी एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मीटिंग का नाम दिवाली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान रखा गया था। भारत ने एनएसए लेवल की बैठक की मेजबानी की। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने मीटिंग का नेतृत्व किया। बैठक में पाकिस्तान और चीन में शामिल होने से पहले ही मना कर दिया। अगली अपडेट एक और लेते तो दोस्तों, आतंकवाद को लेकर, ये हमने आपको बताया, आतंकवाद को लेकर तेज हुआ एक्शन। दोस्तों, भारत ने एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का समय है। हमें भरोसा है कि बैठक में होने वाली बातचीत उपयोगी साबित होगी, और खास करके आतंक को लेकर जो चीज़ें निकल के आई हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पीएम इमरान खान को लगाई लताड़, पूछा आतंकियों से बातचीत क्यों की जा रही है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पीएम इमरान खान को लताड़ लगाते हुए इमरान खान की पोल खोल के रख दी है। इमरान खान को कोर्ट ने सेना द्वारा संचालित एक स्कूल पर 2014 के आतंकी हमले की सुनवाई के दौरान सवालों के घेरे का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से पूछा है कि वो सैकड़ों लोगों की मौत के दोषियों के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार को बच्चे के माता पिता की बात सुननी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अमीन ने कहा है कि आप हत्यारों को बातचीत की मेज ला चुके हैं, क्या हम दोषियों को एक साथ फिर से साइन करने वाले हैं। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर, भारत में कोरोना के हालात का एनालिसिस। अमेरिकी अखबार में मोदी सरकार की तारीफ बजा डंका। दोस्तों, आपको बता दें,
अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में तेजी से हुए 100 करोड़ वैक्सीन डोज सहित मोदी सरकार की कई नीतियों की तारीफ की है। हालांकि मीडिया हाउसेज ने पिछले कुछ दिनों से रोजाना वैक्सीनेशन में आई कमी पर चेतावनी भी दी है। NYT ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस का संकट अब कम होता नजर आ रहा है। यहाँ 2 महीने में एक दिन में हजारों लोगों की मौत हो रही है, जो घटकर प्रतिदिन 1000 से नीचे आ गई है। NYT ने वैक्सीनेशन नीतियों में सुधार करने के भारत के नेताओं को भी तारीफ की है। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें, दलाई लामा जी दरअसल खिसकता नजर आ रहा है तिब्बत चाइना के हाथों से। दोस्तों आपको बता दें, तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने जापान के मंच से चीन को जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा है कि चीन के नेता संस्कृति की विविधता को समझ नहीं पा रहे हैं और कड़े सामाजिक नियंत्रण के प्रति सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को झुकाव नुकसानदेह हो सकता है। दलाई लामा ने बुधवार को यह भी कहा है कि वो आधिकारिक रूप से नास्तिक कम्युनिस्ट पार्टी शासित चीन और प्रबल बौद्ध धर्मावलंबी ताइवान के बीच जटिल राजनीति में फंसने के बजाय भारत में ही रहना चाहिए। इसके साथ ही जापान पहुंच उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि तिब्बत को आज़ादी और तिब्बत की स्वायत्तता को लेकर हम जो है वो आवाज़ उठाते रहेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम इस चीज़ को लेकर बातें करते रहेंगे। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि जापान में पहुंचकर तिब्बत की बात करना दलाई लामा और ख़ास करके भारत, अमेरिका और जापान से गुहार लगाना कि तिब्बत की स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ें, इसे आप कैसे देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि तिब्बत की आज़ादी को लेकर न केवल भारत बल्कि जापान और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश को आप आगे आना चाहिए चीन के खिलाफ, तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका के ताइवान दौरे से भड़का चीन, जवाब में ताइवान के पास शुरू किया सैन्य अभ्यास। दोस्तों लगातार जो है ताइवान पर चीन चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। उसी के नतीजे में एक और बड़ी खबर आई कि चीन ने फिर से ताइवान के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ताइवान के पास शुरू किए गए युद्धाभ्यास के बीच बड़ी खबर निकल के आई है कि चाइना पूरी तरीके से ताइवान को अपना बना लेना चाहता है। अमेरिका ने ये एक्शन लिया है। इस बीच आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है उसमें कई चीज़ें हैं, इस बात को आप समझिए। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर तिब्बत पे हमला किया गया तो फिर ठीक नहीं होगा, लेकिन ताइवान पे, जबकि चाइना जो है ताइवान को लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। अगले अपडेट, बाइडेन प्रशासन में भारतवंशियों का दबदबा। बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर भारतवंशियों की नियुक्ति की। दोस्तों अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने ऊर्जा विभाग में कई अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। प्रशासन ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया। शाह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी नागरिक बन गए। तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस ऑफ साइंस के चीफ ऑफ जस्टिस बनाया गया है। नारायण सुब्रमण्यम ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं और सूची तलाती जीवाश्म ऊर्जा से संबंधित विभाग ऑफिस ऑफ फॉसिंग एनर्जी में चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों जापान में एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुने गए फुमियो किशिदा, 70 पार्टी को संसदीय चुनाव में मिली बड़ी जीत। दोस्तों पीएम जापान में फुमियो किशिदा संसदीय चुनाव में अपनी 70 पार्टी की बड़ी जीत के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री चुने गए। लगभग 1 महीने में कुछ समय पहले सांसद ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। 465 संसदीय निचले सदन में किशिदा की पार्टी को 261 सीटों पर जीत मिली। इससे पहले 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री चुने जाने पर सत्ता पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों समुद्री टकराव कांड, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, ईरान ने जब्त किए गए वियतनाम के तेल टैंकर को किया आजाद। दरअसल सैटेलाइट की तस्वीरों से आंकड़ों से अन्य कुछ संकेतों के आधार पर बुधवार को पता चला कि ईरान ने पहले जब्त किए गए एक विमान वियतनामी तेल टैंकर को मुक्त कर दिया है। इनमें विश्व शक्तियों के साथ रद्द हुए परमाणु समझौते पर रुकी बातचीत के बीच ईरान से संबंधित ताज़ा समुद्री टकराव समाप्त हो गया है। दरअसल marinetraffic.com से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि वियतनामी जहाज सोथोसिस ईरान के बांदर अब्बास बंदरगाह से निकलकर बुधवार को तड़के ओमान की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में पहुंच गए हैं। जहाज तो नजर आया, लेकिन उनके चालक दल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
ईरान ने जहाज को मुक्त करने के बाद स्वीकार नहीं की और संयुक्त राष्ट्र में उनके मिशन ने इस संबंध में टिप्पणी के अनुरोध को तत्काल जवाब नहीं दिया। इस बारे में टिप्पणी के लिए वियतनामी अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। इस्लामाबाद में बनेगा पहला हिंदू मंदिर, घुटने पे आया इमरान, लंबे विवाद के बाद मिली अनुमति। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के कुछ समय पहले विवाद देखने को मिला था जब हिंदू समुदाय के लिए आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया था। इस जमीन पर हिंदू मंदिर, शमशान घाट और सामुदायिक केंद्र का निर्माण होना था। हालांकि इस मुद्दे पर हुई आलोचना के बाद इस जमीन को एक बार हिंदू समुदाय के लिए आवंटित कर दिया गया है। दोस्तों, डॉन अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी विकास प्राधिकरण CDA ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान बीते सोमवार को कोर्ट के सामने खुलासा किया कि हिंदू समुदाय के लिए आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया। CDA के वकील जावेद इकबाल ने अदालत को बताया कि नागरिक एजेंसी ने इसी साल फरवरी में ही इस जमीन को हिंदू समुदाय के लिए रद्द कर दिया था क्योंकि इस पर निर्माण शुरू नहीं हो पाया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामाबाद में लगभग 5 एकड़ भूमि को 2016 में हिंदू समुदाय के लिए आवंटित किया गया था। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर, फ्रांस परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगा। फ्रांस जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की होगी कोशिश। इमैनुअल मैक्रो की नई घोषणा, किसकी बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने घोषणा की है कि ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने वादों को पूरा करने के प्रयासों के तहत फ्रांस अपने नए परमाणु रिएक्टरों का निर्माण करेगा। ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और रूस सहित वैश्विक गैस और तेल उत्पादकों पर निर्भरता को लेकर यूरोप की चिंताओं के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों में तेज कर दिया है और जलवायु वार्ताकारों के रूप में चर्चा के दौरान घोषणा की। अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, मासूमों की कब्रगाह में तब्दील हो रहा अफगानिस्तान। 6 महीने में 480 बच्चों की मौत, यूनिसेफ ने जताई चिंता। अफगानिस्तान में इस साल की शुरुआत के 6 महीनों में 460 अफगान बच्चों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनकी मौत की वजह युद्धग्रस्त मुल्क में जारी हिंसा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने इसकी जानकारी दी है। सबसे नवीनतम हत्या गुरुवार को हुई है और इसका हवाला देते हुए यूनिसेफ ने बताया है कि 4 लड़कियों और 2 बच्चों के एक परिवार ने 9 सदस्यों के कुदुंज में मौत हो गई थी और इनके घर के बाहर युद्ध के दौरान विस्फोटक पड़े हुए थे जिसमें धमाका हो गया है। और यूनिसेफ ने चिंता जताई है और कहा है कि हालात जो है वो खराब है। टोलो न्यूज़ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि संचार वकालत के प्रमुख समंथा पोर्ट पूरी तरीके से बंद है और खास करके बच्चों पर जो है वो कहीं न कहीं अत्याचार बढ़े हुए हैं। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का चीन पर बड़ा हमला, हम मदद के नाम पर किसी को कर्जदार नहीं बनाते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, चीन अपनी कर्ज नीति के लिए कुख्यात है और वो पहले दूसरों देशों को अपनी कर्ज के बोझ में दबाता है और फिर इसका फ़ायदा उठाकर उनसे सौदेबाजी करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चीन की इस रणनीति पर जोरदार प्रहार किया है। इस बीच आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चीन की इस रणनीति पर जोरदार प्रहार किया। भारत ने कल कहा है कि UNSC में कहा है कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने कहा है कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हमारी सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये किक करके दोस्तों आपको जानना बेहद ज़रूरी है आखिर कैसे चाइना जो है वो जिससे भी डीलिंग करता है वो यही डीलिंग करता है और एक तरीके से हम कह सकते हैं। अगले अपडेट, सुषमा स्वराज से लेकर मैला ढोने वाली ऊषा चौमार तक समेत करीब 60 महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला। दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य व समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में सोमवार व मंगलवार को वर्ष 2020 व 21 के लिए 3 श्रेणी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, कला, साहित्यिक, संगीत, खेल, समाज सेवा और उद्योग जैसे क्षेत्रों में नामचीन हस्तियों को इन पुरस्कारों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। 2020 और 2021 के लिए करीब 60 महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें भारत की
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लेकर राजस्थान की मैला ढोने वाली ऊषा चौमार भी शामिल हैं। राजनीति से जुड़ी महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है, जिनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन 2021 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। बांसुरी स्वराज, जो कि स्वराज की बेटी हैं सुषमा स्वराज, उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड सौंपा है। इसके साथ ही कंगना रनौत समेत फिल्म जगत से भी जुड़ी कई हस्तियों को मिला है। खेल जगत के से भी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पद्मश्री पंडित पद्मा बंडोपाध्याय को दिया गया है। ऊषा चौमार पद्मश्री हैं, जो कि राजस्थान के अलवर की मैला ढोने वाली ऊषा चौमार को सम्मान दिया गया और उन्हें सुलभ इंटरनेशनल सहयोग में राजस्थान में स्वच्छता की अलग जगाई है। इस तरीके से ये मामले हैं। अगले अपडेट दोस्तों, एथेनॉल खरीद तंत्र को मिली अनुमति, कीमत में किया गया इजाफा। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल में मिलाने के लिए गन्ने में बनने वाले एथेनॉल की कीमतों में लगभग 2 रुपये प्रति लीटर का तक इजाफा करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों पर केंद्रीय समिति ने दिसंबर 2021 से शुरू हो रहे आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने का निर्णय लिया हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कैबिनेट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने सरकरा सत्र 2020 और 21 के लिए अलग अलग कच्चे माल में बनने वाले एथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगले अपडेट तो दोस्तों, नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। दरअसल नेपाल की सेना के प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना में जनरल की मानद उपाधि से नवाजा गया। प्रभुराम शर्मा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के आमंत्रण पर 4 दिनों की भारत यात्रा पर आए हैं और इस मौके पर उन्हें भारतीय सेना में जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल सुबह नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया हुआ है। दोस्तों, अपनी यात्रा के दौरान नेपाल आर्मी चीफ भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी से भी मीटिंग लगभग तय है। अगले अपडेट तो दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस्लामिक स्टेट की हिंसा, तालिबान की खोल रही पोल, सरकारी कर्मचारियों को लेकर पत्रकारों तक हुई हत्या। दोस्तों, एक बार फिर से अफगानिस्तान में हालात खराब, इसे हम खराब ही कह सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात जो ये है कि पत्रकार और कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब ये जो वर्तमान की बड़ी खबर निकल के आ रही है यही है। हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि सरकारी जो कर्मचारी से लेकर पत्रकारों तक की हत्या हो रही है और इस्लामिक स्टेट की हिंसा जो है वो तालिबान की पूरी तरीके से पोल खोल रही है, क्योंकि इनके सांठगांठ की भी पोल खुलती नजर आ रही है। अगली अपडेट की कॉल ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री का दावा, अमेरिका की रक्षा के लिए किया गया पनडुब्बी करार। दोस्तों, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल कीटिंग ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी से संचालित पनडुब्बियों को अधिग्रहण के लिए किए गए सौदे का उद्देश्य अमेरिका की चीनी परमाणु हमले से बचाने पे लक्षित है और इस करार ने ऑस्ट्रेलिया चीन संबंधों को बदल दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अमेरिका ने भी माना प्रधानमंत्री मोदी का विजन, बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों, पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा की कम दरों में उपलब्धता के लिहाज से शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अमेरिका भी हिस्सा बन गया है। इस अलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने 2015 में पेरिस में हुए क्लाइमेट समिति की। अब अमेरिका की संगठन का हिस्सा बनने के कुल देशों की संख्या 101 हो गई है। इसी बीच अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री मोदी का लोहा माना है। अगले अपडेट, यूएई की जेल में था हत्या का दोषी भारतीय नागरिक। एनआरआई कारोबारी ने 1 करोड़ रुपए देकर कराया रिहा। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 2012 में एक सड़क हादसे में एक सूडानी लड़के की हत्या के दोषी को प्रवासी कारोबारी एमए यूसुफ अली ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देकर उन्हें जेल से रिहा कराया। केरल के रहने वाले 45 वर्षीय वेक्ष कृष्णन ने सितंबर 2012 में लापरवाही से कार चलाते हुए बच्चों के एक समूह को टक्कर मार दी थी। कृष्णन को एक सूडानी लड़के की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद यूएई की सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा दी थी। इसके बाद कृष्णन के परिजन और मित्रों से रिहा कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि पीड़ित का परिवार अपने सूडान लौट चुका है, जिनके कारण वे उन्हें माफ़ी देने के लिए नहीं मना पाए। इसके बाद कृष्णन के परिवार ने लुलू समूह के अध्यक्ष यूसुफ अली से संपर्क किया,
जिन्होंने मामले की सारी जानकारी हासिल की और सभी पक्षकारों की बातचीत की। लुलु समूह के एक बयान में बताया कि पीड़ित का परिवार जनवरी 2021 में कृष्णन को माफ़ी देने के लिए अंततः तैयार हुआ और इसके बाद यूसुफ अली ने कृष्णन की रिहाई के लिए अदालत में 5 लाख दिरहम यानी करीब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया। अगली अपडेट तो दोस्तों एक और बड़ी खबर, गर्म कपड़े। जी हाँ, भारतीय सेना का खौफ देखिए, आधुनिक डिवाइस से लेकर गर्म कपड़ों तक चीन ने एलएसी पे सैनिकों के ठहरने के लिए की तैयारी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने सर्दियों से पहले भारत के साथ लगने वाली विवादित सीमा पर अपने सैनिकों के लिए छोटे मोटे झगड़ों के डर से सुविधाओं को मजबूत कर दिया। दरअसल इस बात की जानकारी बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पर्यवेक्षकों ने बताया है कि चाइना के भारत सीमा विवाद के बीच उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। और आपको बता दें कि चाइना की बात करें तो चाइना की हालत जो है वो खस्ताहाल हो चुकी है और भारत की सेना और भारत की सेना की तैयारियां देख के उन्हें हाय तौबा लगा है। अगले अपडेट तो 2 अक्टूबर में जमकर हुई हवाई यात्रा, कोरोना संक्रमण में कमी व त्योहारों के मौसम ने बढ़ाया डिमांड। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी और त्योहारों के मामले के मद्देनजर अक्टूबर माह में घरेलू हवाई यात्राओं के आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। जानकारी आपको बता दी, ये जानकारी रेटिंग एजेंसी ICRA ने दी है और घरेलू हवाई यात्री को ट्रैफिक जो है वो अक्टूबर माह में 24 से 25% तक भी बढ़ा दिया गया है। तो ये भी बड़ी खबर आई है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही।